नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे यूके प्राइम की। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज विधानसभा सचिवालय के खुलने पर अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के अधिकारियों सहित कुल 33% कर्मचारियों ने कार्यालय पहुंचकर अपने शासकीय कार्य को निपटाया। इस दौरान आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्य को निपटाते हुए दिखाई गए। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा में सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यालय में मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों से राज्य सरकार द्वारा कार्यालयों के खुलने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्यालय में कार्य करने हेतु व्यवस्था बनाने की अपील की है। देखिए, जिस प्रकार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और पिछले दिनों विधानसभा पूरी तरह से बंद थी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बहुत से काम पेंडिंग पड़ रहे हैं और विधानसभा के तमाम काम को कैसे हम लोग संचालित करें, इसके लिए मन में भाव तो था, लेकिन मैं सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग शाम को 10 बजे तक अपना विधानसभा को खोल सकते हैं और उससे हमारा काम जो है थोड़ा संचालित करने में हमें आसानी हो रही है। और लगता है कि मेरे तमाम अधिकारी जो अपेक्षित है वो सब आज यहाँ उपस्थित भी हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से हमारा जो अधिकारियों का आना जाना रहेगा काम भी ठीक ठाक होगा। राज्य में शराब की दुकानें खोलने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोलकर कोरोना वायरस को दावत देने जैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने प्राइम न्यूज पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जहां बद्रीनाथ के कपाट अभी खुले भी नहीं है, वहीं उत्तर प्रदेश के विधायक को वहां जाने की अनुमति दी गई। ये एक बड़ी लापरवाही है। तीसरे लॉकडाउन का आज पहला दिन है और केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने काफी रियायतें दी हैं। राज्य में काफी सारे सरकारी दफ्तर खुले हैं। हम विधानसभा में पहुंचे हैं और विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे कि किस तरह के कार्य रुके थे और किस तरह का काम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष, देखिए, आज से फिर से तीसरे चरण का जब से लॉकडाउन खुला, ऑफिस खुलने की बारी आई, तो हमारा विधानसभा आज खुला है और हमारे यहाँ अनुभाग अधिकारी से ऊपर के अधिकारी तमाम यहाँ उपस्थित हैं और जो हमारे श्रेणी ग और घ के हैं उसमें 33% कर्मचारियों को हमने बुलाया था, वो सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। यानी कुल मिला के जो हमारे काम में थोड़ा सा व्यवधान आया था वो काम आज से सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं और उम्मीद कर रहा हूँ यदि यही हमारी स्थिति रही तो हमारे इतने दिन से जब से हमारा कार्यालय बंद था, विधानसभा बंद थी, तो सारे काम धीरे धीरे पटरी पे आएंगे। राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है शराब की दुकान खोलने का। मैं आपको देख रहा था जब मैं वहां पर कवरेज कर रहा था, आप भी वहां से निकल रहे थे, जो भीड़ दिखाई दे रही थी, किस रूप में देखते हैं आप इसको? क्या हम कोरोना को एक तरह से न्योता नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 22 मार्च से और 3 मई तक जनता ने भरपूर सहयोग सरकार को दिया। पूरी तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी। सरकार के साथ साथ जितने भी हमारे जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए, जनता ने माना और उसका परिणाम है कि आज हमारे प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो बहुत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति हमारे प्रदेश की कोरोना के मामले में है। लेकिन जैसे शराब की आपने बात की, मैं अभी आ रहा था, देख रहा था मैं घंटाघर के पास जो शराब की दुकान और वहां से लेकर दर्शन लाल चौक को पार करके लाइन, यानी कि इतनी लंबी लाइन में लोग शराब खरीदने के लिए वहां पे खड़े थे। ये कि प्रशासन ने कैसे उनको जाने दिया। सवाल इस बात का कि बद्रीनाथ जी के कपाट अभी खुले नहीं है, 15 मई को खुलने हैं। ऐसी स्थिति में उनका आना, मैं तो इसको बड़ा समझ नहीं पा रहा हूं कि, और वो भी आप इतनी बड़ी संख्या में आ पा रहे हैं। खुद विधायक जी यदि आ रहे हैं, विधायक जी को तो पता ही है कि हमारे यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन है, पूरी तरह से हमारे यहाँ किस तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो ये एक निश्चित रूप से इसमें विचार तो करना चाहिए। क्या आप इसको एक चूक मानते हैं? इसे चूक भी कह सकता हूँ, लापरवाही भी कह सकता हूँ। और मैं तो ये भी कहने को तैयार हूँ कि यहाँ से ऋषिकेश से या जहां से वो आए वहां से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर आगे तक जिस प्रकार से बैरियर्स थे, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, तो अभी तक रोका क्यों नहीं गया था? ये भी तो एक सोचने का विषय है ना।
तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, बेबाकी से जवाब दिया है कि ये प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत बड़ी लापरवाही है। देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी राजन बडोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज, देहरादून। देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालयों में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य में हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश से कृषि और उद्यान में होने वाले नुकसान के आंकलन पर चर्चा की गई। इस बैठक में जानकारी दी गई है कि ओलावृष्टि और बारिश से कृषि और उद्यान में लगभग 26 करोड़ 34 लाख का नुकसान हुआ है। इस संबंध में सभी जनपदीय कृषि एवं उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ओलावृष्टि और बारिश से होने वाले नुकसान की जानकारी संबंधित एसडीएम के माध्यम से मंडी को सूचना भेजें। तो देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की है। ओलावृष्टि से हुई नुकसान का आंकलन किया गया है, जायजा लिया गया है। फिलहाल अभी तक 26 करोड़ का नुकसान हुआ है और किसानों को मुआवजा देने की बात भी यहां पर रखी गई है। जो अतिवृष्टि और भारी ओला जो गिरा, इससे काफ़ी नुकसान फसलों का हुआ। खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ज़्यादा नुकसान है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में तकरीबन 26 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान इसमें सूचना प्राप्त हुई है। और जबकि कृषि में क्योंकि हार्वेस्टिंग हो चुकी थी और 1 करोड़ 82 लाख का नुकसान, जिसमें कि मैं समझता हूँ 70% देहरादून जनपद का है। बाकी जनपदों में स्थिति सामान्य रही। और इसका आकलन करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग का पूरा सूचना भेजी जा रही है। साथ ही मैंने निर्देश दिए हैं कि चूँकि मंडी परिषद से भी प्राविधान है किसान की अतिवृष्टि से क्षति पे उसको मुआवजा देने का, तो निर्देश दिए गए हैं कि सभी डीएचओ और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को अतिवृष्टि से हुए नुकसान की पूरा डिमांड अपने एसडीएम के माध्यम से संबंधित मंडी को भेजने के लिए कहा गया, ताकि किसान को आर्थिक रूप से भी मदद दी जाए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने नियम कायदों को ताक पर रखा तो उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें सबक सिखा दिया। रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के प्रतिकार्य के लिए आए विधायक ने बगैर पास बद्रीनाथ जाते हुए कई जिलों की पुलिस को अपने रुआब में लिया, लेकिन गोचर में उनकी नहीं चली। वो बैरियर पर रोकने वाले पुलिस प्रशासन के अफसरों से भिड़ गए। अभद्रता करते हुए जब वो जबरन आगे बढ़े तो पुलिस ने कर्णप्रयाग में उन्हें रोक बैरिकेडिंग लगा दिया और बेरंग लौटा दिया। बाद में मुनिकीरेती में उन्हें पकड़ा गया है। इसी क्रम में आज विधायक की कार का चालान भी किया गया। इसके साथ ही उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा एक्ट और धारा 188 के तहत मुनिकीरेत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में निजी मुचलके पर उन्हें और उनके साथियों को छोड़ा गया। देखिए, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का प्रयास कर रहे थे तो दोनों जनपदों के बॉर्डर पे इनको रोक दिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए मना किया गया। फिर ये गोचर तक गए, वहाँ भी उन्होंने बद्रीनाथ जाने के लिए मना कर दिया। तो और इनको ये वापस लौट रहे थे, तब तक मामला हमारे संज्ञान में आया। तो देखा गया, परीक्षण कराया गया तो ये शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। जिनको अनुमति तो थी इनके पास, किंतु उसमें कुछ शर्तों का उल्लंघन हो रहा था। जैसे 3 गाड़ी थी तो उनमें 9 आदमी होने चाहिए थे, मैक्सिमम 12 आदमी थे। इसी तरह से संभवतः मास्क नहीं पहने थे। और तीसरा, वैसे भी 5 से ज़्यादा आदमी अभी एक जगह अलाउड नहीं हैं। तो इस तरह के उसमें इश्यूज आने की वजह से उसमें आपदा अधिनियम और 188 और आईपीसी और तीसरा जो ये अधिनियम है हमारा महामारी अधिनियम, एपिडेमिक एक्ट, इन धाराओं में 12 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी की हनक और उन्हें लॉकडाउन में कर्णप्रयाग किस तरह जाने दिया गया, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब सवाल अधिकारियों पर उठे तो सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि ये बड़ी चूक है। उनके अनुसार जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें वापस भेजा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उन्होंने कहा कि जिसने भी उन्हें अनुमति दी है उसकी जाँच की जाएगी, फिर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है और सरकार के स्तर पर हम इसको दिखवा रहे हैं कि किस रूप में इसको जारी किया गया। जैसे ही ये संज्ञान में आया तत्काल उनको
FIR दर्ज करके सबको अरेस्ट किया गया, लेकिन मामला फिर भी गंभीर है, हम इसको दिखाया। सर ये जैसे आप खुद ही मान रहे हैं, दो चीज़ें हैं, चूँकि जब परमिशन थी तो परमिशन होने के बाद उसी ज़िले में उनको देखा गया जिस ज़िले में उनको पड़ाव था, लेकिन वहाँ जब देखा कि अभी बद्रीनाथ जी के कपाट बंद है तो उन्होंने कहा कि अभी कपाट बंद है, आप कहाँ जाएंगे। लेकिन जैसे ही संज्ञान में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, अरेस्ट किए गए और मामले गंभीरता के उद्देश्य से हम लोग दिखवा रहे हैं। दिन बाजारों में अव्यवस्था देखने को मिली। वहीं मसूरी में ज्यादातर दुकानें खुलने से लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिसको संभालने के लिए SDM मसूरी वरुण चौधरी खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को अनावश्यक बाजार में ना घूमने की अपील की है। उन्होंने दुकानदारों से मास्क और दस्ताने अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार अगर बिना मास्क और दस्तानों के सामान बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान करीब 10 लोगों की दुकान का चालान भी किया गया है। मसूरी की आज की तस्वीरें, जहां बाजारों में अव्यवस्था दिखाई दी। SDM ने खुद मोर्चा संभाला और पूरे इलाके का जायजा लिया है। 10 दुकानों का चालान भी काटा गया है। वहीं दुकानदारों को यह अनिवार्य कर दिया है कि वो मास्क और ग्लव्स जरूर पहने। जब एक फेज से दूसरे फेज में हम ट्रांजिशन करते हैं तो इनिशियल 1-2 दिन जो है वो थोड़े से ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। तो हमारी यहाँ पे कोशिश यही है कि सार्वजनिक स्थान में जो भी आ रहे हैं वो मास्क पहन के आएंगे और दुकानदार जितने भी शॉप ओनर्स हैं वो सब लोग मास्क और ग्लव्स कंपलसरली पहन के जो है। चलता की बात नहीं है। देखिए, पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, उनका पूरी तरीके से पालन हो। आज जैसा कि मैंने कहा, जो 3rd फेज है उसका आज हमारा पहला दिन था। उत्तराखंड और दूसरे प्रदेशों के प्रवासियों की घर वापसी की मांग साकार होती दिखाई दे रही है। इसकी बानगी आज कीछा में देखने को मिली। फिरोजाबाद से लॉकडाउन के दौरान फंसे 47 लोग बस से पुलभट्टा सीमा से प्रवेश करते हुए कीछा पहुंचे, जहां से प्रशासन ने रुद्रपुर स्थित राधा स्वामी क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें भेजा, जिसमें अधिकतर लोग सितारगंज और खटीमा के रहने वाले थे। तो कीछा में 47 लोगों ने घर वापसी की है। फिरोजाबाद से ये लोग पहुंचे हैं। प्रशासन ने फिलहाल सभी को क्वारंटाइन किया है। सभी की जो है मेडिकल जांच की जा रही है। हमारी 3 टीमें राधा स्वामी सत्संग में तैनात हैं और यदि कोई भी हमें किसी भी प्रकार की संदिग्धता किसी में लगेगी कि उसके लक्षण हैं तो उनके जो है सैंपल लिए जाएंगे। तो सर आज करेंगे, अभी इसकी सूचना अप्राप्त है। 100-200 की संख्या अभी तक मेरे पास जानकारी थी, हो सकता है ये संख्या भी और बढ़ जाए। कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं अन्य बीमारियों से भी लोगों को बचा रहे हैं। देहरादून के डॉक्टर्स ने इलाज के साथ साथ मानवता की एक मिसाल कायम की है। उत्तरकाशी के दुरसत गांव में एक 8 साल का बच्चा पेट की गंभीर जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो गया। स्थानीय डॉक्टरों ने उपचार के लिए मरीज को देहरादून रेफर कर दिया। बीमारी इतनी गंभीर थी कि बच्चे को बचा पाना मुश्किल था। तंगहाली के चलते परिवार के पास पैसे भी नहीं थे जिससे वो अपने बच्चों को इलाज के लिए दूसरे बड़े अस्पताल ले जा सके। ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर देवदूत के रूप में सामने आए और अपने खर्च से बच्चे का इलाज किया है। एक्चुअली में क्या है, ये पेशेंट कम से कम 1 हफ्ते पहले से नौगांव पुरोला में ट्रीटमेंट कर रहा था और ये काफ़ी दिन से वहीं एडमिट था। जब ये हमारे पास इमरजेंसी में आया तो इसकी हालत बहुत गंभीर थी। ये अपने सेंसोरियम में भी नहीं था, इधर उधर की बातें कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि पेशेंट सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर हम सब लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया कि इसको यहीं पे करना बेटर रहेगा, कहीं भेजने से अच्छा है, क्योंकि कहीं भेजते तो भी इसका बचना बड़ा मुश्किल था। तो पैसे थे नहीं इनके पास, काफ़ी वो था। तो हमारे CMS साहब सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब इसके लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी कुछ करना होगा, हम ही लोग करेंगे। तब हमने आखिरी में हिम्मत करके फिर इसको यहीं पे ऑपरेट किया और आज इसका दूसरा दिन है ऑपरेशन का। पेशेंट पहले से काफ़ी बेटर है, अब धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। ये इसके पेट में पूरा पस भरा हुआ था और आंत फटी हुई थी, तो उसको ही रिपेयर किया गया। अब ये ठीक है बिल्कुल।
उत्तराखंड के प्रवेश द्वार रुड़की के गुरुकुल नारसान की तो बॉर्डर पर अब अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को मेडिकल परीक्षण कर उत्तराखंड में प्रवेश देने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कुछ मजदूरों ने उत्तराखंड में प्रवेश कर पैदल अपने घर जाने का प्रयास किया, जिसकी सूचना नारसान पुलिस को मिली तो उनका मेडिकल परीक्षण कर ई रिक्शा में बैठाकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया। वहीं उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी मेडिकल परीक्षण करके उनके घरों पर भेजा जा रहा है। हमारे जो सिपाही लगाए थे हमने साइड रास्तों पे, उन रास्तों से पैदल ग्रामीण लोग आए थे, तो इनके द्वारा सूचना दी गई तो मैं डॉक्टर साहब को टीम को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसके बाद इनको होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सीमांत नगर जोशीमठ में करीब 2 माह से फंसे 30 से ज्यादा बाहरी राज्यों के मजदूरों सहित अन्य जगहों के लोगों के लिए खुशियों से भरा दिन रहा। प्रशासन द्वारा जोशीमठ से आधा दर्जन वाहनों में कोरोना संकट के चलते फंसे मजदूरों को वापस उनके घरों तक भेजने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। देहरादून से चमोली जिले के लोगों को ला रही बसों के बेड़े में करीब 4 बसों में 50 से ज्यादा लोग मेडिकल जाँच के बाद जोशीमठ ब्लॉक पहुँच चुके हैं। तो 30 मजदूरों को घर लौटाया गया है, सभी को क्वारंटाइन भी किया गया। उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद उधमसिंह जिले में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांसिट कैंप क्षेत्र में शराब की दुकान खोली तो शराब लेने वाले लोगों का जमावड़ा लग गया। शराब की दुकान में पहले तो पुलिस के वॉलंटियर्स द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी जब सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ तो ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद वहां से भीड़ को हटाया और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के बाद ही शराब की बिक्री के आदेश दुकानदार को दिए हैं। इस दौरान बिना मास्क पहने शराब लेने आए लोगों का पुलिस द्वारा चालान भी किया गया। सितारगंज में गुजरात अंबुजा श्रमिकों के परिवार के लोगों ने तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारत में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 208 परिवारों के 1000 से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रशासन की ओर से मजदूरों के परिवार को 8 किलो चावल, 8 किलो आटा, नमक, चीनी आदि वितरित किया गया है, लेकिन कंपनी प्रबंधक ने 4 महीने से 208 श्रमिकों को वेतन नहीं दिया है, जिससे लॉकडाउन के चलते श्रमिकों के आगे रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। वहीं मजदूरों के परिवारों के लोगों ने कहा है कि मात्र 8 किलो चावल, 8 किलो आटे में कोई भी मजदूर परिवार 1.5 माह से अधिक समय तक अपना भरण पोषण कैसे कर पाएगा, जबकि मजदूरों के परिवार में औसतन 5 से ज्यादा सदस्य हैं। जो राशन प्रशासन की ओर से मजदूरों के परिवारों को बांटा जा रहा है वो महज 1 सप्ताह का ही राशन है। उसके बाद अभी तक कोई भी प्रशासन की ओर से मदद नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए उन्होंने जिलाधिकारियों को ये ज्ञापन सौंपा है। 208 वर्कर थे जो पूर्व में उन गुजरात अंबुजा द्वारा जो किसी मामले में इनको हटाया गया, उनको बहाल करने के संबंध में उनकी बातचीत यहाँ पर आई हुई है। तो 208 वर्कर हैं, उनको बहाल करने के संबंध में अवगत करा है। जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित स्टेडियम में जिलाधिकारी और एसएसपी ने निरीक्षण करते हुए प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के मेडिकल चेकअप की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही पिथौरागढ़ जिले के प्रवासी लोगों को मेडिकल चेकअप के साथ उनकी बस को भी रवाना किया गया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बाहरी राज्यों में फंसे कुमाऊं मंडल के करीब 60,000 लोगों ने वापसी का आवेदन किया है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा मेडिकल चेकअप की रणनीति बनाई गई। जो भी प्रवासी कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी से होकर गुजरेगा उनका मेडिकल चेकअप हल्द्वानी के गोलापार स्थित स्टेडियम में किया जाएगा, जिसके बाद जो मेडिकल फिट प्रवासी होंगे उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा और जिसमें थोड़ा सा भी कोरोना वायरस के संक्रमण दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, उन्हें उपचार के लिए यहीं रोक दिया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि प्रशासन ने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की है। वहीं कानून व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए एसएसपी ने मुआयना भी लगातार किया है और आगे भी करते रहेंगे।
हमारे कुंवर कुमाऊं को हल्द्वानी ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स लॉजिस्टिक्स में कैटर कर रहा है, तो जिलेवार यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो हमारे यहाँ पर स्ट्रैंडेड इनहेबिटेंट्स आएंगे उनके स्टे अरेंजमेंट्स और उनको हैसल फ्री हम मूव करवा सकें उनके संबंधित ज़िलों में। इसके साथ ही हमारी परिवहन निगम की एज ऑफ नाउ 90 बसेस रेडी हैं अलॉन्ग विद देयर एसोसिएट अरेंजमेंट्स। मेडिकल टीम्स यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं 24/7 और हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी जिलेवार यहाँ पे 3 सीनियर लेवल ऑफिसर्स 24/7 डिप्लॉय किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन इशू ना हो। हमारे 7-8 डिपार्टमेंट्स इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं और सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तत्परता से कमिटेड हैं और ये हम इंश्योर करवाएंगे कि यहाँ से कंटेजियन को हम जितना अरेस्ट कर सकें, पहाड़ में हम जितना प्रिवेंट कर सकें, संदिग्ध केसेस को यहीं पे क्वारंटाइन करवाएं, उनका परीक्षण करवाकर उनको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन करवाएंगे। देखिए, स्टेडियम को हमने अपना बेस बनाया है जहाँ से हम लोग हमारे जो बाहर से आने वाले लोग हैं और यहाँ से पहाड़ों को जाने वाले लोग हैं या पहाड़ों से बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ से चूँकि बाहर से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और उनकी आगे की जर्नी पहाड़ को होने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था ये की है, यहाँ पर उनको रोका जाएगा, मेडिकल किया जाएगा, उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उसके बाद में बसों के माध्यम से उनको अपने संबंधित गंतव्य को भेजा जाएगा। ये व्यवस्था हमारी कल से चल रही है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। उनके खाने पीने की भी व्यवस्था प्रॉपरली की गई है ताकि किसी तरह की आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सर, कितनी भीड़ होगी, करीब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी सर? देखिए, अभी तक रजिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, मगर एग्जैक्ट फिगर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितने लोग आएंगे। मगर मतलब जो सामान्य प्रथम दृष्टया जो लग रहा है तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे आवागमन करने वाले। लॉकडाउन जारी होने के बाद कई परिवार ऐसे हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन संकट को दूर करने के लिए रुड़की के कुछ युवा आगे आए हैं। इन युवाओं ने एक टीम बनाकर गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया है। इसके लिए युवा निरंतर ऐसे परिवारों तक खाना पहुंचा रहे हैं जो रोजमर्रा की कमाई करने अपना घर चलाते थे और लॉकडाउन के बाद इनकी वो कमाई भी बंद हो गई है। रुड़की के रामनगर में इन नौजवानों की रसोई में पिछले 38 दिनों से सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाता है और उसके बाद ये युवा घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। इन युवाओं का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस आपदा की घड़ी में कोई भी भूखा ना सोए। आप सब भाइयों से सब लोग घर में रहें। अपना ये संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ, जितने भी भाई लोग बाहर से आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, वो सब लोग घर में रहें। हम आप सब लोगों के लिए खाना घर तक प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग बेचारे रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बिल्कुल भी, जिनके घर में एक वक्त का राशन भी नहीं है, हम सब उन लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। और सब लोगों को जितना भी हमें दिख रहा है एरिया जहां पर लोग भूखे सो रहे थे, हम लोग वहां तक के राशन पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। बेस्ट है कि बाहर आए, सामने आए और जो गरीब है, जो भूखा सो रहा है, कि उनकी हेल्प करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो भूखा सोए रात को, उनकी हेल्प करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई के सोशल डिस्टेंस रखें और उनका लॉकडाउन का पालन करें। जो वो समझा रहे हैं, बार बार लोगों को कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस और अपने पालन करें इसका, लॉकडाउन का। और मेरे जितने युवा साथी हैं, हमारा कहने का यही है कि बस कोई रात को भूखा ना सोए, कोई पूरे दिन भूखा ना रहे। विशाली सामने बालाजी कार वस्तु पे मेरा भंडारा चल रहा है 23 मार्च से, और मैं लोगों की सेवा में तत्पर हूँ। और तुम्हारा कहते हैं, आप लोग भी देखो, जिसको मुझे सेवा करनी है, मुझे जिसकी आप लोग बता सकते हैं। मिल रहा है कोई सहयोग नहीं है मुझे, बस आस पड़ोस के लोगों का सहयोग। देश में लॉकडाउन होने के बाद जसपुर की ग्राम पंचायत महुआ डाबरा में एक पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मोदी रसोई का आयोजन किया गया था, जो 28 दिन के अंदर ही समाप्त कर दी गई, जबकि देश में 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिस पर जसपुर के मौजूदा विधायक आदेश सिंह चौहान ने सवाल खड़े किए हैं। विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों को गुमराह करते हैं, वैसे ही इस मोदी रसोई ने गरीबों से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके दूसरे तीसरे दिन से हरकत में आई और उन्होंने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनको भोजन दिया जाए, और हमें 33 दिन लगातार भोजन बनाते और खिलाते हो गए, जिसमें एक दिन हमारा खाना नहीं बना था,
क्योंकि प्रशासन ने हमारी रसोई का काम बंद कर दिया। लेकिन वो अगले दिन हमने फिर पुनः शुरू किया है। और लेकिन मुझे आश्चर्य है कि दोनों जगह सत्ता में होने के बाद, क्योंकि गरीबों तक भोजन देने का वायदा जो भाजपा ने किया था वो आज 28 दिन में दम तोड़ गया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच करनी और कथनी में कितना अंतर है। और लेकिन हमारा प्रयास होगा, कांग्रेस परिवार का प्रयास होगा कि हमारी रसोई तब तक प्रयासरत रहेगी जब तक लोग श्रमिकों को यहाँ, क्योंकि लॉकडाउन नहीं खुल जाएगा और श्रमिकों को काम नहीं मिल जाएगा। खराब मौसम के बीच लॉकडाउन से मिली छूट के बाद जोशीमठ में लोगों की भारी भीड़ मुख्य बाजार में उमड़ गई। यहां के बैंकों से लेकर सभी जरूरी दुकानों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं वाहनों की लंबी कतारें भी लंबे समय के लिए बाजारों में देखी गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मुख्य बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ के लोगों ने ग्रीन जोन में मिली छूट का जमकर फायदा उठाते हुए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की। हालांकि इस दौरान जोशीमठ के मुख्य बाजारों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज जरूर किया है। कुछ शर्तों के साथ हल्द्वानी में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। आज सुबह 7 बजे से जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सैकड़ों लोग हल्द्वानी शहर की खुली एकमात्र शराब की दुकान में शराब खरीदने पहुंचे। इस दौरान प्रशासन और पुलिस को शराब खरीदने आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाना पड़ा, लेकिन उसका असर दिखा नहीं। हल्द्वानी के बीच बाजार में एकमात्र शराब की दुकान खुली होने की वजह से लंबी लंबी कतार में लोग लाइन में खड़े होकर शराब की दुकान के आगे अपनी बारी का इंतजार करते रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हालांकि कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन किया गया, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी थी जहां पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अधिकारी के निर्देश अनुपालन में आज सुबह 7 बजे आपके ओके होटल की दुकानें खोली गई, उसको अनुपालन करा गया। उसके बाद हम यहाँ आए। अब आपके मंगल पड़ाव में शहर की दुकान खोली है, किस तरह निर्देश दिए गए हैं? शहर के लिए जो जिलाधिकारी के आदेश अनुपालन में है, शहर की दुकानों के आदेश 7 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने आदेश दिए गए हैं। और कुछ दुकान अभी खुल गई, एक दुकान खोल दी, बाकी दुकान खोलने जा रहे हैं। और यूके प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।